हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सो स्टूडेंट, यूजीसी नेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से हम आज सॉल्व कर रहे हैं आपके दिसंबर 2023 के क्वेश्चन, जो कि हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिएगा, वहाँ पे मैंने पार्ट वाइज करवा रखा है। तो आप पार्ट वाइज, जैसे हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, आज का 3rd पार्ट है। तो यूजीसी नेट होम साइंस में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और एक बार में कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देख रहे हैं, ताकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आंसर करना होता तो 100 आराम से हो जाते, लेकिन उसके साथ साथ हमको उसको समझना भी है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। तो आज की क्लास भी हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हमने क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला ज्वाइन कर सकते हैं, या तो मैं लिंक दे दूंगी या आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे सर्च भी करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो स्टूडेंट, 24 तक के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए थे और आज हम करेंगे 25 से, ठीक है। सो एक्चुअली मैं कल क्लास नहीं ला पाई स्टूडेंट, उसका रीज़न यही था कि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है और जुकाम में क्लास ले पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बुखार जुकाम दोनों है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 25 से जो क्वेश्चंस हैं वो है आपका, डिब्बाबंदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का व्युत्पन्न है जिसमें हरा रंग प्रतिधारित रहता है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं फियोफाइटिन, बी है पायरोफियोफाइटिन, सी है क्लोरोफिलाइड्स और डी है आपका क्लोरोफिल ए। अब देखिए ध्यान से आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। सो स्टूडेंट, यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे सो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी क्लोरोफिलाइड्स। अब जो अदर ऑप्शंस दिए हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। बाय द वे, अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे बात करें फियोफाइटिन के बारे में, तो ये फियोफाइटिन ये क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके जो मैग्नीशियम आयरन है उनकी एसिड की वजह से ये क्या हो जाता है, हट जाता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो फियोफाइटिन में बदल जाता है, ठीक है। एंड इसका कई बार आपसे कलर पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओलिव ब्राउन या ओलिव ग्रे टाइप का इसका कलर होता है और कैनिंग में ये क्या करता है, ये जो अपना ग्रीन कलर है यानी जो हरा कलर है इसको ये खो देता है जब इसकी कैनिंग होती है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग आपके पायरोफियोफाइटिन की बात करेंगे तो पायरोफियोफाइटिन ये क्या होता है कि ये हाई हीट और एसिड दोनों के कारण क्या होता है, फियोफाइटिन और डिग्रेड होकर पायरोफियोफाइटिन में क्या हो जाता है, बदल जाता है, यानी पायरोफियोफाइटिन बन जाता है। एक तरीके से इतना याद रखिएगा। एंड इसका जो कलर होता है स्टूडेंट वो लगभग मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे डल ब्राउन टाइप का इसका कलर हो जाता है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें यहाँ क्लोरो आपके फिलाइड्स की, तो हमने कहा ना कि जिसमें हरा रंग प्रतिधारित रहता है, तो ये तो आपका करेक्ट आंसर हुआ। वहीं अगर हम क्लोरोफिल ए की बात करेंगे तो ये ओरिजिनल क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक्चुअली आपका करेक्ट आंसर सी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मिलर के सुझावानुसार TOTE किसका मूल प्रतिमान है। क्या पूछा गया है, TOTE। आपके ऑप्शंस हैं पुनर्निवेशन इकाई, बी है निर्गत इकाई, सी है संदेश प्रवाह इकाई और ऑप्शन डी है आगत इकाई यानी इनपुट यूनिट। बताइएगा मिलर के सुझाव अनुसार TOTE किसका मूल प्रतिमान है। तो यहाँ पे जो आपका स्टूडेंट करेक्ट आंसर है वो है आपका संदेश प्रवाह इकाई, ठीक है। तो ये जो आपका संदेश प्रवाह इकाई है ये है बताता है कि जो इन्फॉर्मेशन है यानी जो आपका मैसेज है वो कैसे फ्लो करता है ना। यानी पहला आपका टेस्टिंग, फिर ऑपरेटिंग, फिर आपका रीटेस्टिंग और फिर आपका एग्जिट। तो ये जो आपका प्रोसेस है इसको मैं आपको बता देती हूँ। तो ये पहले आपका क्या होता है, ये आपका होता है टेस्ट, ठीक है। देन उसके बाद ओ का आपका होता है ऑपरेट,
ठीक है। और उसके बाद जो आपका टी है इसका आपका होता है फिर टेस्ट, एंड देन आपका जो ई है इसका होता है आपका एग्जिट। ठीक है, एग्जिट होता है, इस तरीके से आपका होता है। तो यानी अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहले आपका क्या होगा, टेस्टिंग होगा। ठीक है, टेस्टिंग के बाद आपका ऑपरेटिंग आएगा। ऑपरेटिंग हाथ से लिखने में बड़ी दिक्कत होती है, ये देखिए ऑपरेटिंग, मैं मुंह से बोल रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड फिर उसके बाद आपका रीटेस्टिंग होता है, एंड रीटेस्टिंग के बाद आपका लास्ट में होगा एग्जिट। ठीक है, तो इसका जो हमने फुल प्रोसेस बताया इसको ज़रूर याद रखिएगा। टेस्ट, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग, फिर आपका टेस्ट एंड देन आपका एग्जिट होता है ना। तो ये जो होता है ये मनुष्य के गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को समझाने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक तरीके का ये मॉडल है। और यहाँ पे बेसिकली बात करें तो ये बताने की कोशिश करता है कि कोई व्यक्ति, मतलब जैसे मान लो कि हम कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान अगर काम करते समय पहले सिचुएशन को टेस्ट करते हैं। भाई कोई भी काम करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, सिचुएशन को टेस्ट करेंगे, मतलब क्या सही है क्या गलत है इसको देखने की कोशिश करते हैं ना। फिर उसके बाद कोई एक्शन, यानी फिर हम क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, राइट है ना। फिर दोबारा हम टेस्ट करते हैं कि क्या गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए हमें दोबारा टेस्ट करना पड़ता है, जो कि आपका टी इंडिकेट कर रहा है ना। और क्या है कि यहाँ पे और जो गोल है वो पूरा होने पर हम क्या कर देते हैं, उसको एग्जिट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, पूरा प्रोसेस होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए आंसर आपका सी है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संयुक्त परिवार से पूछा गया है, ज्वाइंट फैमिली से। संयुक्त परिवार के लाभों को दर्शाने वाले कथनों का चयन कीजिए। तो संयुक्त परिवार के जो एडवांटेज हैं, लाभ हैं, उनको आपको बताना है। आपके ऑप्शंस क्या हैं, बच्चे अच्छा व्यवहार, वैचित्र और शिष्टाचार सीखते हैं। सेकंड है आपका, बच्चे साझा करना और ख्याल रखना सीखते हैं। तीसरा है, बच्चे दुर्नर्म बनते हैं। ठीक है, फोर्थ है आपका, बच्चे एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखना सीखते हैं। और पांचवा है, बच्चे तुनक मिजाज सीखते हैं। ठीक है, तो ज्वाइंट फैमिली के एडवांटेज क्या है, बच्चा क्या सीखता है, क्या लाभ है वगैरह। सो नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है, यानी आपको 3 ऑप्शन से चूज करने हैं। ठीक है, यानी इनमें से 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपके गलत होंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट और बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ स्टूडेंट अगर बात करें आपके करेक्ट आंसर की, तो पहली बात तो बच्चा अच्छा व्यवहार, वैचित्र और शिष्टाचार सीखते हैं, है ना। दूसरी चीज़ क्या है, बच्चा साझा करना, शेयरिंग इज केयरिंग वगैरह वाला जो मेथड है, यानी अपनी चीज़ें शेयर करना, एक दूसरों का ख्याल रखना, ये सब सीखते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ क्या है आपका, बच्चे एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखना सीखते हैं। जो थर्ड है, यानी बच्चे दुर्नर्म बनते हैं, ये गलत है। और बच्चे तुनक मिजाज सीखते हैं, ये भी गलत है। यानी 1, 2 एंड 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 आप सभी के सामने। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण के रूप में। तो वैसे तो अभी कुछ समय से आपके अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं, फिर भी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये 2023 का पेपर है, इसे सॉल्व करना ज़रूरी है ना। सो क्वेश्चन क्या है आपका, अभिकथन में पूछा गया है कि अनुपयुक्त शोध मानव कल्याण के योगदान में विशुद्ध शोध की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। और कारण क्या कह रहा है कि विशुद्ध शोध प्रयोगशाला में संचालित किए जाते हैं, जबकि अनुपयुक्त शोध क्षेत्र में संचालित किए जाते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो कथन है इनमें दोनों सही हैं, और आर एक की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर सही नहीं है, ए सही नहीं है, आर सही है। बताइएगा, ये आपका अभिकथन है और ये आपका कारण दिया हुआ है। बताइएगा आंसर क्या सही होगा।
तो देखिएगा जो आपका अभिकथन दिया हुआ है वो आपका सही है कि अनुपयुक्त शोध मानव कल्याण के योगदान में विशुद्ध शोध की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि यहाँ पे जो अप्लाइड रिसर्च है उसका जो सीधा असर है वो प्रॉब्लम के आपके सॉल्यूशन और ह्यूमन वेलफेयर पर पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे प्योर जो आपका रिसर्च है यानी जो आपका शोध है वो ज़्यादा नॉलेज बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है, इमीडिएट वेलफेयर से जुड़ा नहीं होता। वहीं अगर हम कारण की बात करेंगे यानी रीजन की बात करेंगे तो विशुद्ध शोध प्रयोगशाला में संचालित किए जाते हैं जबकि अनुपयुक्त शोध क्षेत्र में संचालित किए जाते हैं। तो ये है आपका गलत है। क्योंकि गलत है क्योंकि जो प्योर आपका रिसर्च है वो अक्सर लैब में होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो थ्योरेटिकल वर्क है वो लैब के बाहर भी होता हो, है ना। और अप्लाइड जो रिसर्च है वो फील्ड में भी हो सकता है, लैब में भी, है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर जो अभिकथन है वो सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके ऑप्शंस की तो यहाँ पे आपका जो ए है वो सही है और जो आर है वो आपका गलत है, ठीक है। यानी रीज़न आपका गलत है और जो आपका कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है, अंतर स्थलों में विकर्णी रेखाएं बताती हैं। आपके ऑप्शन है विश्रांति, बी है स्थिरता और तत्परता, सी है शिथिलता और विश्राम और डी है गतिशीलता। तो अंतर स्थलों में विकर्णी रेखाएं बताती हैं, ये आपसे पूछा गया है, बताइएगा। सो स्टूडेंट इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका गतिशीलता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही होगा। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो आपका क्षैतिज रेखाएं हैं यानी हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखाएं, ठीक है। तो जो आपकी क्षैतिज रेखाएं हैं वो आपकी शांति, स्थिरता और आराम का भाव दर्शाती हैं, ठीक है। क्या दर्शाती हैं? आपकी शांति, आपका स्थिरता और आपका आराम भाव, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आपके ऊर्ध्वाधर की, ऊर्ध्वाधर मतलब आपका क्या होता है, वर्टिकल, ठीक है। ऊर्ध्वाधर की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो ये आपकी मजबूती दिखाता है, मजबूती के साथ साथ आपकी औपचारिकता और आपका स्थायित्व दिखाता है। वहीं अगर हम बात करें विकर्णी रेखाएं की, कौन सी रेखाएं आपकी, विकर्णी रेखाएं, ठीक है, डायगोनल, ठीक। तो ये आपका क्या दिखाता है, हलचल दिखाता है, आपका ऊर्जा, आपके मोमेंट, आपकी जो गतिशीलता है, इन सब का संकेत देता है, जो कि आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, काउंसलिंग में REBT का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। काउंसलिंग में REBT का संक्षिप्त रूप क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं आप सभी के सामने, देखिएगा। प्रतिक्रियाशील भावनात्मक व्यवहार थेरेपी, बी है प्रतिक्रियाशील भावनात्मक व्यवहार थेरेपी, मुझे लग रहा है दोनों ऑप्शन सेम सेम हैं। थर्ड है आपका तर्क संगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी और डी है आपका तर्क संगत भावनात्मक थेरेपी। बताइएगा काउंसलिंग में REBT का संक्षिप्त रूप क्या है? सो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी तर्क संगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी आपका सही है। इसे अल्बर्ट इलिश ने डेवलप किया था और ये कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच है जो क्या करती है, एक तरीके से बिलीव करती है, आइडेंटिफाई करती है और चेंज करने पर फोकस करती है। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, पूछा गया आपसे कि धुलाई घर यानी लॉन्ड्री में धुलाई के बाद के चरण कौन से हैं? आपके ऑप्शन हैं घिसना, बी है सेकेंड है खंगालना, थर्ड है आपका स्वेदन, फोर्थ है आपका संद्रणन यानी रेनफोर्समेंट और फिफ्थ है आपका मसलना। तो आपके नीचे विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से आपको 3 विकल्प चूज करना है 5 विकल्प में से। धुलाई घर यानी लॉन्ड्री में धुलाई के बाद के जो आपके चरण हैं वो कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके जो चरण है वो है आपका खंगालना, है ना, उसके बाद स्वेदन और आपका है संद्रण,
ठीक है, यानी रेनफोर्समेंट। आपके 2 3 एंड 4 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। 2 3 एंड 4 ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। सो क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रोटीन के विकृतियन के कारण निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोलाइसिस के लिए तत्परता से उपलब्ध होते हैं। सेकेंड है, प्रोटीन की घुलनशीलता बढ़ती है, सांद्रता कम होती है, घटती है। और थर्ड है आपका, प्रोटीन की घुलनशीलता कम है। और फोर्थ है आपका, कैटेलिटिक हार्मोनल जैसे जैविक गुण लुप्त होते हैं। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर चूज करना है। बताइएगा आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर तो सबसे पहले आपका फर्स्ट है, यानी प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोलिसिस के लिए तत्परता से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विकृतियन से जो प्रोटीन होते हैं वो एक तरीके से क्या हो जाते हैं, खुल जाता है, जिससे जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो बाहर आ जाते हैं और हाइड्रोलिसिस आसान हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सेकेंड आंसर की, तो सेकेंड आंसर आपका गलत है, क्योंकि प्रोटीन की घुलनशीलता बढ़ती है, सांद्रता कम होती है, घटती है। तो विकृतियन से हाइड्रोजोफोलिक है, यानी जो जल्द से दूर है वाला भाग, वो बाहर आ जाते हैं, जिससे जो प्रोटीन होती है वो आपस में क्या करने लगती है, चिपकने लगती है। तो घुलनशीलता कम हो जाती है और कई बार सांद्रता बढ़ भी सकती है। तो दोनों सिचुएशन हो सकती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यानी प्रोटीन की घुलनशीलता कम है। तो विकृतियन जो आपका विकृतीकरण है उसके बाद जो प्रोटीन है वो अक्सर क्या करने लगते हैं, जमने लगते हैं, याद रखिएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो कैलिटिक हार्मोनल जैसे जैविक गुण लुप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो विकृतीकरण है, इससे प्रोटीन की जो प्राकृतिक संरचना है वो टूट जाती है, जिससे उसकी जो जैविक क्रियाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है 1 3 एंड 4 है, सेकेंड वाला आपका गलत है। तो जहाँ 2 है वो तो गलत होगा, 1 3 एंड 4 आपका ऑप्शन बी में है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा यहाँ 2 सूचियाँ दी हुई हैं, आपको मिलान करना है। फर्स्ट सूची में रासायनिक यौगिक लिखे हुए हैं, सोडियम नाइट्राइड, बी है कैल्शियम सिलिकेट, सी है जिलेटिन और डी है आपका बेंजोइक एसिड। ठीक है, और दूसरी सूची में कार्य दिया हुआ है गाढ़ापन के लिए, सेकेंड है परिरक्षक, थर्ड है क्योरिंग अभिकर्ता और फोर्थ है आपका एंटी केकिंग अभिकर्ता। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है, यहाँ ए बी सी आप समझ सकते हैं, सी डी। ठीक, चलो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट आपके मिलान के थ्रू, तो जैसे मैं यहीं पे लिख देती हूँ, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें सोडियम नाइट्राइड की, तो आपका क्योरिंग होगा। ओ ठीक है, क्या होगा आपका, क्योरिंग। वहीं अगर हम आपकी कैल्शियम सिलिकेट की बात करेंगे तो आपका एंटी केकिंग होगा, एंटी केकिंग। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें आपके जिलेटिन के बारे में, तो जिलेटिन का होगा आपका गाढ़ापन, गाढ़ापन। और बेंजोइक एसिड की बात करेंगे तो आपका होगा परिरक्षक, परिरक्षक। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो आपका गाढ़ापन है ये आपका, मैंने आपको कहा क्या है, आपका जिलेटिन है। ठीक है, और यहाँ पे हमने बात की आपके परिरक्षक की, तो ये आपका बेंजोइक एसिड है। वहीं क्योरिंग अभिकर्ता की बात की तो सोडियम नाइट्राइड है, और एंटी केकिंग अभिकर्ता की बात की तो वो आपका क्या है स्टूडेंट, कैल्शियम सिलिकेट है। ठीक है, याद रखिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका विकल्प जाएगा, मैं और छोटा सा कर दूँ क्या, बहुत छोटा कर दूंगी तो शायद आपको दिखेगा भी नहीं, है ना, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपका जो स्टूडेंट करेक्ट आंसर बैठेगा सोडियम नाइट्राइड का, वो आपका क्योरिंग होगा, यानी ऑप्शन 3। देन ऑप्शन 3 के बाद कैल्शियम सिलिकेट का होगा
ऑप्शन 4, तो 3 4 1 2 आपका होगा आंसर। 3 4 1 2 आपका कौन सा है? ऑप्शन सी है, यही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। 3 4 1 2, ठीक है। यहाँ पे आप A B C D कर सकते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द्विसंयोजक मूल्यांकन परक प्रतिक्रियाएं हैं, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं संतोषजनक और नियंत्रण प्रतिक्रियाएं, बी है संतोषजनक और नियंत्रण प्रतिक्रियाएं, सॉरी असंतोष लिखा है, सॉरी माफ कीजिएगा। सी है आपका संतोषजनक और असंतोषजनक प्रतिक्रियाओं का मिश्रण, और डी है हरे रंग की बाह्य रेखा वाले वर्ग के अंदर हरे रंग का त्रिभुज। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा गया है द्विसंयोजक मूल्यांकन परक प्रतिक्रियाएं हैं, तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो यहाँ अगर हम बात करें स्टूडेंट आपके करेक्ट आंसर की, सो करेक्ट आंसर आपका होगा सी संतोषजनक और असंतोषजनक प्रतिक्रियाओं का मिश्रण। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो आपका द्विसंयोजक मूल्यांकन है, ये इसका अर्थ क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो किसी घटना को कैसा महसूस कर रहा है, कैसा फील कर रहा है। तो संतोषजनक या असंतोष, मतलब एक तरीके से हम बात करें तो साथ में ही उस तरह के नियंत्रण और दिशा देने की एक तरीके से क्षमता रखता है। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, पूछा गया है सही कथनों का चयन करें। तो नीचे कुछ कथन दिए हैं, उनमें से हमें बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। जैसे पहला है आपका ग्राहक के निर्देशानुसार निर्मित सिलाई विधि खराब फिटिंग देने के कारण ग्राहक की संतुष्टि को पूरी तरह प्रभावित करती है। तो एंड बी ऑप्शन है आपका ग्राहक के निर्देशानुसार निर्मित सिलाई विधि में ग्राहक एक परिधान में अच्छी फिटिंग प्राप्त करता है, ठीक है। एंड आपका थर्ड क्या है, रेडीमेड वस्त्र उद्योग में सही फिटिंग वाला वस्त्र प्राप्त करना एक आसान कार्य है। और फोर्थ है आपका ऑप्शन ग्राहक के निर्देशानुसार सिलाई विधि में व्यक्तिगत मापन को प्रयुक्त किया जाता है। एंड फिफ्थ ऑप्शन है प्रत्येक कंपनी का अपना मापन चार्ट होता है जो बाजार में उसके सामान मानकों को प्रतिबिंबित करता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो आपका कथन चूज करना है, नीचे ऑप्शन दिए हैं उनके हिसाब से करना है। तो यहाँ जो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा बताइएगा। तो क्वेश्चन बड़ा होता है तो एक पेज में नहीं आ पाता, इसलिए सेकेंड पेज में भी है। यहाँ पे अगर स्टूडेंट बात करें तो ऑप्शन आपका सेकेंड, यानी ग्राहक के निर्देशानुसार निर्मित सिलाई विधि में ग्राहक एक परिधान में अच्छी फिटिंग प्राप्त करता है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही नहीं है कि सिलाई विधि खराब फिटिंग देने के कारण ग्राहक की संतुष्टि को बुरी तरह प्रभावित करती है। एंड अगर बात करें तो रेडीमेड वस्त्र उद्योग में सही फिटिंग वाला वस्त्र प्राप्त करना एक आसान कार्य है, ये आपका गलत है, ठीक है। यानी पहला और तीसरा गलत है। चौथे की बात करें तो ग्राहक के निर्देशानुसार सिलाई विधि में व्यक्तिगत मापन को प्रयुक्त किया जाता है, ये आपका सही है। और प्रत्येक कंपनी का अपना मापन चार्ट होता है जो बाजार में उसके सामान मानकों को प्रतिबिंबित करता है, ये भी सही है। यानी 2 4 और 5 आपका करेक्ट है। तो 2 4 5 आपका ऑप्शन डी में है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन अभिकथन कारण से पूछा गया है। अभिकथन क्या है कि कार्य संगठन में लचीलेपन की मात्रा का प्रयोग कार्य की योजना और उत्पादन में परिवर्तिता का लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। रीजन क्या है कि समय के साथ विभिन्न व्यक्तियों और समान व्यक्तियों में सामाजिक विविधता, संरचनात्मक और शारीरिक विशेषताओं का अवलोकन किया जा सकता है। अब आपको बताना है ए और आर दोनों सही हैं, आर की सही व्याख्या है या ये आर की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत सही है, जो भी है बताइएगा। तो यहाँ अगर स्टूडेंट बात करें तो जो ऑप्शन आपका अभिकथन है कार्य संगठन में लचीलेपन की मात्रा का प्रयोग कार्य की योजना और उत्पादन में परिवर्तन का लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, ये सही है। लेकिन जो आपका कारण दिया हुआ है वो गलत है कि समय के साथ विभिन्न व्यक्तियों और समान व्यक्तियों में सामाजिक विविधता,
संरचनात्मक और शारीरिक विशेषताओं का अवलोकन किया जा सकता है। ये आपका गलत है, यानी आपका अभिकथन सही है और आपका कारण गलत है। यानी आपका ए सही है और आर आपका सही नहीं है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 37 क्वेश्चन है आप सभी के सामने। ये भी अभिकथन और कारण से ही रिलेटेड है। पूछा गया है अभिकथन में, कपड़ा यानी टेक्सटाइल और वस्त्र निर्माण में रंजन और मुद्रण के लिए पर्यावरण हितैषी विधियां एवं जैव अवक्रमणीय तत्वों को बनाने से प्रकृति के संसाधनों की बचत की जा सकती है और बड़े पैमाने पर रासायनिक भूमि भरण को हटाया जा सकता है। रीजन क्या है स्टूडेंट? कारण जैव अक्रमणीय रंजकों के लिए भारी धातुओं, एमीन और अजैविक लवणों की आवश्यकता नहीं होती है, अतः वे पर्यावरण में कोई भी भूमि भरण छोड़े बिना अपघटित नहीं हो पाते हैं। तो देखिएगा इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा। क्या आपके जो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं या नहीं? तो यहाँ पे अगर बात करें स्टूडेंट, तो आपका अभिकथन भी सही है और आपका कारण भी सही है और ये एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। यानी जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है कसूती कसीदाकारी में कौन से टाके प्रयुक्त किए जाते हैं। आपके ऑप्शन है गवंती, मुर्गी, मुर्री, मेथी और तैपेची या तैपची। तो सही विकल्प आपको चुनना है। बताइएगा इसमें कसूती कसीदाकारी में कौन से टाके प्रयुक्त किए जाते हैं। तो वो स्टूडेंट है आपका गवंती, उसके साथ साथ आपका मुर्री और मुर्री के साथ आपका मेथी और मेथी के साथ आपका क्या होगा, एक और आता है नेगी। ठीक है, नेगी याद रखिएगा। तो गवंती, मुर्री, मेथी और नेगी आपके 4 हैं। तो 1, 3 एंड 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। 1, 3, 4 इसमें दिया नहीं है तो मैं अलग से ही लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गवंती, मुर्री, मेथी और नेगी, गवंती, मुर्री, मेथी और नेगी। तो सेकेंड एंड फिफ्थ वाला आपका गलत है। तो 1, 3 एंड आपका 4 आपका राइट आंसर होगा। एंड एक नेगी भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39। पूछा गया है, एक बालक कमीज के बटन बंद करने से पूर्व पानी का एक गिलास पकड़ रखा है, या एक तरीके से कह सकते हैं पकड़ कर रख सकता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत के बारे में सही है। यानी एक बालक कमीज के बटन बंद करने से पहले क्या कर रहा है, पानी का एक गिलास पकड़कर रख सकता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत के बारे में सही है। आपके ऑप्शंस हैं सेफेलोकॉर्डल, बी है प्रॉक्सिमोडिस्टल, सी है रैंडम और डी है फिक्स्ड। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका स्टूडेंट राइट आंसर होगा प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा। देखो यहाँ पे एक तरीके से बात करें तो जो विकास हो रहा है वो हो रहा है आपका केंद्र यानी आपके शोल्डर से लेकर यानी अपर आर्म से लेकर शुरू हो रहा है और छोर यानी फिंगर तक जा रहा है ना। तो यानी आपको पहले आप ग्रॉस मांसपेशियों का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड देन आप फाइन जो मांसपेशियां हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा प्रत्येक बार तब क्रोधित होती है जब उसके पिता उसकी माता के प्रति स्नेह दर्शाते हैं। फ्रॉइड के अनुसार इस व्यवहार को किस रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी सारा प्रत्येक बार क्रोधित होती है यानी गुस्सा होती है जब उसके पिता उसकी माता के प्रति स्नेह दर्शाते हैं। तो फ्रॉइड के अनुसार इस व्यवहार को किस रूप में संदर्भित किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं बधियाकरण दुश्चिंता, बी है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, सी है हीनता भाव और डी है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। बताइएगा आंसर क्या होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका
वो होगा आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन जो डी है वो आपका सही होगा। यानी ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो लड़की होती है उसका जो आकर्षण है वो पिता की ओर ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो यहीं अगर हम बात करें तो ओडिपस की बात करें की जाएगी तो ये लड़के में होता है, ठीक है। यानी लड़कों का जो आकर्षण है वो अपनी माता के प्रति ज़्यादा होता है पिता की अपेक्षा। यानी एक तरीके से बात की जाए तो वो जैसे मान लो लड़की है वो पिता के प्रति आकर्षित होगी, लेकिन उनका जो ईर्ष्या है वो माता के प्रति होगा। यानी अ, आकर्षण पिता की ओर और माता की ओर वो होगा, मतलब वो उनको देखेगी कि मतलब कैसे जो पिता हैं वो माता को अहमियत दे रहे हैं, वैसा ही वो भी बिहेवियर करने की कोशिश करती है। तो बस इतना याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो आपका इलेक्ट्रा है वो आपकी लड़कियों में होता है, यानी आकर्षण आपके पिता की ओर ज़्यादा होता है। और जो ओडिपस है वो लड़कों में होता है, यानी लड़कों का जो आकर्षण है वो माता के प्रति होता है। आप देखते हैं जो लड़के हैं वो माता के मम्मी के लाडले होते हैं और जो लड़कियां हैं वो पिता की लाडली होती हैं। तो ये इसका भी एक रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका ऑप्शन डी, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो स्टूडेंट ये रही आज की क्लास। हमने आज के सेशन में 40 तक क्वेश्चन किए हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से हम समझते हुए चलेंगे, आराम आराम से क्वेश्चन करेंगे, है ना। और ऐसे ही और भी क्लासेस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।